नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम 3C के प्रोग्राम देखने वाले हैं और इन 3C के प्रोग्राम को हम डिटेल में समझेंगे। हम एक एक पॉइंट के बारे में भी समझेंगे और एक एक हर लाइन के बारे में समझेंगे, जिससे कि आपको पता चल पाए कि C प्रोग्रामिंग में एक एक लाइन में क्या क्या मतलब होते हैं। हम ये भी जानेंगे IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इसमें डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ क्यों यूज करते हैं, getch क्यों यूज करते हैं और क्लियर स्क्रीन क्यों यूज करते हैं। ये सारी चीजें वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। अगर आपने अभी तक सी का कोई भी प्रोग्राम नहीं सीखा है तो ये आपके सी के 3 प्रोग्राम हो सकते हैं। पहले 3 प्रोग्राम हो सकते हैं क्योंकि इसमें हर एक लाइन का मतलब बताया गया है। अगर आपको बिल्कुल भी सी प्रोग्रामिंग नहीं आती है, फिर भी इस वीडियो में अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन समझाया गया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट 3 प्रोग्राम हो सकते हैं सीखने के लिए। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन में एक प्रोग्राम देख सकते हैं, हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर studio.h लिखा है, उसी के नीचे हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर conio.h लिखा है। अब ये दोनों तो हेडर फाइल हैं। क्या होता है कि जब हम कंपाइलर में सी प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं तो उस समय हमें सब कुछ बताना होता है, एक एक पॉइंट बताना होता है जो आप इस प्रोग्राम के नीचे उसका यूज करोगे। जैसे कि हैश इंक्लूड studio.h, यानी कि हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर एक कमांड है जिसके द्वारा इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया जाता है। ऐसे ही इसके नीचे हैश इंक्लूड conio.h, इसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ये भी एक हेडर फाइल है। अब studio.h जो हेडर फाइल है उसमें एक फंक्शन होता है printf और दूसरा फंक्शन होता है scanf, क्योंकि हम इसे प्रोग्राम में नीचे printf और scanf करेंगे जिससे स्क्रीन में प्रिंट कराई जा सकेंगी वैल्यू, और scanf से यूजर से स्कैन करवा के कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवाई जा सकती है। तो इसलिए हम इसे स्टार्टिंग के फेज में इंक्लूड करा लेते हैं। इस फाइल को, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये इसके अंदर कौन से फंक्शन कंटेन है, printf scanf। कंपाइलर को बताना पड़ता है कि पहले ही कि हम printf scanf का भी यूज करेंगे, इसलिए इसे इस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। और नेक्स्ट लाइन में जो हैश इंक्लूड कर्ली ब्रैकेट के अंदर conio.h लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इस फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शन कंटेन रहते हैं, क्लियर scr और getch। अब क्लियर scr और getch क्या है इसे हम बाद में समझेंगे, पर आप समझ लीजिए कि हमने conio.h को भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि हम इसे अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, void main। ये मेन फंक्शन होता है जिससे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और ये void क्या है, जिस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता उसमें हम void लगा देते हैं। अगर आप आगे के ट्यूटोरियल में फंक्शन को डिटेल में समझेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे, पर अभी के लिए void main यानी कि void का मतलब है इस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने int लिखा है। int लिखने से यहाँ पे इसके सामने स्पेस देके हम वेरिएबल बना सकते हैं इंटीजर टाइप के, जैसे कि हमने बनाया है a, कॉमा देके b, कॉमा देके ऐड और लास्ट में सेमीकोलन। इसमें सेमीकोलन लास्ट में लगाना पड़ता है स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। अब यहाँ पर int लिखा है तो int का मतलब ये हमने कंपाइलर को बताया कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ नीचे काम करने वाले हैं। तो हमें ये सब कंपाइलर को पहले ही बताना होता है कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ वर्क करने वाले हैं या कोई पॉइंट वाली वैल्यू के साथ वर्क करने वाले हैं, तब हम वहां पर फ्लोट लिखेंगे और उसके आगे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल क्या है। देखिए, वेरिएबल है अगर हम इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ऐसे ही अगर हम कैरेक्टर यानी कि 4 लिख के a को डिक्लेयर करते हैं या b को डिक्लेयर करते हैं, तो ये वेरिएबल a और b ये सिर्फ कैरेक्टर ही होल्ड करेंगे। अगर हमें कोई डेसिमल टाइप की वैल्यू वाला कोई प्रोग्राम है, वो उस डेसिमल टाइप की वैल्यू आ सकती है, तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये इंट हो गया, फ्लोट हो गया और 4, ये तीनों ही डेटा टाइप है। फिलहाल इस प्रोग्राम में तो हम इंट का यूज कर रहे हैं। इंट के आगे हमने a को डिक्लेयर कर दिया, कॉमा देके b को डिक्लेयर कर दिया और ऐड लिख के लाइन को खत्म कर दिया सेमीकोलन से। इंट वाली स्टेटमेंट देख के यहाँ पे कंपाइलर समझ जाता है कि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल बने हुए हैं, जैसे कि a, b और ऐड। फिर क्या होता है, ये वाली स्टेटमेंट लिखने से क्या होता है, इंटीजर
यहाँ पर इंट लिख देते हैं जब, तो क्या होता है कि ए के लिए और बी के लिए और ऐड के लिए इंटीजर वैल्यू को सेव करने के लिए मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करा देता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं वैसे ही ए, बी और ऐड इन सब को वैल्यू होल्ड करने के लिए कुछ स्पेस दिया जाता है। और इंटीजर कितने बाइट का होता है? इंटीजर होता है 2 बाइट का, यानी कि इसे 2 बाइट का स्पेस अलॉट हो जाता है, एलोकेट हो जाता है ए को भी, बी को भी और ऐड को भी मेमोरी में। यानी कि अब इसमें कोई भी वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड होगी, ए में भी होल्ड होगी, बी में भी होल्ड होगी और ऐड वेरिएबल में भी होल्ड होगी। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद इन्हें मेमोरी तो होल्ड हो जाती है, मेमोरी तो एलोकेट हो जाती है इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद। फिर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्लियर एससीआर और ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन कर देते हैं। इस फंक्शन को हम प्रोग्राम की एंड में समझेंगे और गेट ch के साथ इसे समझ लेंगे। पर इसके बाद वाली लाइन है प्रिंटफ और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हमने लिखा है एंटर 2 नंबर। अब प्रिंटफ करता क्या है? ये प्रिंटफ जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये आपको कंसोल स्क्रीन में मिलेगा। कंसोल स्क्रीन ब्लैक कलर की होती है जिसमें आप रनिंग टाइम में वैल्यू भी देते हो अपने कीबोर्ड से और रिजल्ट भी देखते हो ब्लैक कलर की। वहां पर आपको लिखा मिलेगा एंटर 2 नंबर जो आपने प्रिंटफ के अंदर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यूजर क्या करता है कि 2 नंबर को एंटर करेगा, स्कैनफ। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है स्कैनफ। अब स्कैनफ क्या है कि इस कमांड से यूजर से 2 नंबर को एंटर करवाया जाएगा और वो किस किस में सेव होंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी में। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये %d और %d क्या है। ये %d क्या है? ये इंटीजर का फॉर्मेट है कि स्कैनफ को बताने के लिए होता है कि यूजर से हम इंटीजर टाइप की वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करवा रहे हैं। अगर कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी तो यहाँ पर %c लिखेंगे जो हमें कीबोर्ड से एंटर करवानी होगी। अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो यहाँ पर %f लिखेंगे। ये फॉर्मेट होते हैं डेटा टाइप के, जिससे कि स्कैनफ फंक्शन को बताया जा सके कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है या फ्लोट टाइप की वैल्यू है या फिर और कोई वैल्यू। अब जैसे कि स्कैनफ लिखा है, फिर ब्रैकेट डबल कोट %d। ये %d किसका हो गया? ये हो गया a का। फिर उसके बाद %d लिखा, फिर ये किसका %d हो गया? b का, जो b में वैल्यू जाएगी। फिर डबल कोट करके फिर यहाँ कॉलम डबल कोट करके फिर यहाँ कॉमा लगा के यहाँ पर हमने एक सिंबल का यूज कर रखा है। इस सिंबल का क्या मतलब है? इस सिंबल का ये मतलब होता है ये एड्रेस ऑपरेटर है, इसे हम एम्परसेंड भी कहते हैं। अब ये करता क्या है? जैसे कि हमने वेरिएबल लिखने से पहले इसे यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद वेरिएबल लिखा तो इसका एड्रेस मिल जाता है ए का एड्रेस मिल जाता है एम्परसेंड उसके आगे लगाने से। ऐसे ही बी का भी करते हैं तो बी का भी एड्रेस मिल जाता है। अब ये एड्रेस कहाँ का है? ये मेमोरी का एड्रेस होता है। जैसे ही आपने इंट लिखा था तो ए को भी मेमोरी मिली थी, बी को भी मिली थी और ऐड को भी मिली थी। अब जो ए की मेमोरी होगी, जो वेरिएबल है जो इसकी मेमोरी एलोकेट हुई थी, इंटीजर टाइप की 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई थी, तो इसका कुछ एड्रेस होगा। तो उस वाला एड्रेस % लगाने पर यहाँ पे स्कैनफ को पता चल जाता है कि इसका एड्रेस यहाँ पे है। जब भी कंप्यूटर से यूजर से जो वैल्यू एंटर करवाई जाएगी कीबोर्ड से, वो जाके पहली वैल्यू ए में सेव हो जाएगी और दूसरी वैल्यू बी में सेव हो जाएगी जो यूजर से एंटर करवाई जाएगी। तो समझ लीजिए कि यूजर ने एंटर करी 3 और 5, तो 3 तो सेव हो गई ए में और 5 सेव हो गई बी में। अब ये % में आपको एक बार फिर से बता दूं, ये एड्रेस ऑपरेटर है जिसके आगे भी लगा देते हैं वेरिएबल के आगे, तो उसका एड्रेस निकाल लेता है, मेमोरी का एड्रेस। फिर उस मेमोरी में यूजर से एंटर करवाया दिया जाता है डेटा। अब जिस टाइप का वेरिएबल होगा, चाहे 4 टाइप का वेरिएबल हो या int टाइप का वेरिएबल हो या फ्लोट टाइप का, उसकी वैल्यू जाके वो मेमोरी में सेव हो जाती है जो यूजर से एंटर करवाया जाता है। अब स्कैनफ का तो आपको पता ही चल चुका होगा, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। अगर आप अब नेक्स्ट लाइन को देखेंगे तो ऐड लिखकर इक्वल टू a + b। अब a में कितनी वैल्यू है? 3 और b में कितनी वैल्यू है? 5। अब यहाँ पर लॉजिक लगा है प्लस का, ठीक है। अब ये प्लस होने के बाद 8 हो जाएगा। अब जो 8 वैल्यू है वो किसको असाइन हो रही है? ऐड को। ऐड को भी हमने इंटीजर टाइप से डिक्लेयर करा था, तो यहाँ पर ऐड में 8 वैल्यू सेव हो जाएगी। 8 वैल्यू सेव होने के बाद प्रिंटफ के अंदर हमने इसे कंसोल स्क्रीन में रिजल्ट को शो करवा दिया गया है प्रिंटफ से। अब ये कैसे कराया है देखते हैं।
प्रिंटफ लिखा ब्रैकेट डबल कोट %d। %d का मतलब है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसे प्रिंट करवाना है स्क्रीन में। अब कॉमा देके यहाँ ऐड लिख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने %, नहीं लगाया है। इसलिए नहीं लगाया है कि मुझे कीबोर्ड से वैल्यू को स्कैन नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ तो इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब कंपाइलर को भी पता है ऐड के अंदर 8 वैल्यू है, तो इसमें %, नहीं लगाते और ये ऐड जाके स्क्रीन में शो हो जाता है। और ऐड में कितनी वैल्यू है 8। फिर उसके नीचे गेट ch फंक्शन है और ये क्लोज। अभी क्लियर स्क्रीन और गेट ch क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लियर स्क्रीन को। क्लियर स्क्रीन ये फंक्शन होता है, जैसे कि आप बार बार आप इस प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं तो यहाँ पर बार बार लिख के आता रहेगा एंटर 2 नंबर, फिर आप 2 नंबर डालोगे, फिर एडिशन आ जाएगा, उसका रिजल्ट स्लो। बार बार आप एक ही प्रोग्राम को रन करवा रहे हो तो उसका जो भी डेटा होता है वो रिजल्ट स्क्रीन में आपको दिखता रहेगा और इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इसलिए जो कंसोल स्क्रीन होती है, रिजल्ट स्क्रीन होती है, उसे हर बार पूरा क्लियर करने के लिए क्लियर scr फंक्शन का यूज करा जाता है। और क्लियर scr फंक्शन है conio.h हेडर फाइल का, जो कि हमने पहले ही इंक्लूड करा लिया था। अब बात करते हैं गेट ch की। गेट ch से क्या होता है, जो रिजल्ट स्क्रीन होती है जिसे हम कंसोल कहते हैं, कंसोल स्क्रीन ब्लैक कलर की, उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कि जिससे आप उस समय रन टाइम में वैल्यू दे सकें, फिर उसके बाद रिजल्ट भी देख सकें, तो वो गेट ch से रिजल्ट स्क्रीन को होल्ड किया जाता है और फिर सेमीकोलन लगा के उस स्टेटमेंट को कंप्लीट किया जाता है और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो %f, %d, %c। %f है 4 बाइट का, यानी कि जब भी आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो क्या होगा कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाने पर आपको 4 बाइट मिलेगी। 4 बाइट का मतलब है कोई पॉइंट वाली वैल्यू उसमें सेव हो सकती है और इनकी रेंज होती है। और डेटा टाइप को मैंने अच्छे से अपने एक वीडियो में समझाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर फिलहाल अभी यहाँ पर %d है और %d 2 बाइट लेता है और %c 1 बाइट, यानी कि करेक्टर 1 बाइट का होता है। और %d जो कि इंटीजर को डिनोट करता है, फॉर्मेट है उसका, तो वो 2 बाइट लेता है। अब जो ये बाइट ले रहा है ये कंपाइलर डिपेंडेंट होती हैं, रेंज और साइज इनका कंपाइलर डिपेंडेंट है। ठीक है, जब भी आप वैल्यू को स्कैन करवाते हो, चाहे %f की हो या कोई करेक्टर हो, %c का यानी करेक्टर हो, तो उसे स्कैन कराने के लिए कीबोर्ड से स्कैन करवा के उसे उस एड्रेस पर भेजने के लिए %, का यूज करते हैं। वहीं आपने देखा उसकी नेक्स्ट लाइन में लॉजिक लगाया और लॉजिक लगाने के बाद ऐड में रिजल्ट स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर हमने %, नहीं लगाया है, क्योंकि हमें वैल्यू को कीबोर्ड से नहीं लेना, क्योंकि इसमें लास्ट में प्रिंटफ करके हमने %d लगा के रिजल्ट को शो करवाया है कंसोल स्क्रीन में। जैसा कि स्क्रीन में आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है क्या नहीं। अगर मैं इसके आगे इसी प्रोग्राम को 0101 की फॉर्म में लिख दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, कंपाइलर करता क्या है, जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग लिखते हो, वो क्या करता है, इस पूरे प्रोग्राम को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि 01 की फॉर्म कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है पर ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए 01 की फॉर्म में प्रोग्राम लिखना काफी कठिन है, इसलिए कंपाइलर का यूज होता है। उसमें आप प्रोग्राम लिखते हो आप समझ पाते हो उस चीज को, और इसलिए कंपाइलर उस प्रोग्राम को, सोर्स कोड को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बात आती है आईडीई क्या होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट जिस पर आप प्रोग्रामिंग लिख भी सकते हैं, उसे कंपाइल भी कर सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर या हम कह सकते हैं प्रोग्राम होते हैं जो प्रोग्रामिंग लिखने में मदद करते हैं, जैसे कि, और प्रोग्रामिंग को कंपाइल करने में मदद करते हैं और प्रोग्रामिंग को रैम में एग्जीक्यूट करवाने के लिए लोड करते हैं, जैसे कि लोडर हो गया, लिंकर हो गया और एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया। ये सारी चीज इंटीग्रेट करके जहां पर आप प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम कंपाइलर कह रहे हैं, कि जो आपको प्रोग्राम लिखने के साथ साथ सब कुछ प्रोवाइड कराए, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए जिससे कि आप इजिली आराम से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसलिए इसे आईडीई भी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में एक प्रोग्राम देख सकते हैं, इसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली दोनों, फिर वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्लोट लिख के मैंने ए और बी लिखा है, यानी कि ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के अंदर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू को एंटर करवाएंगे।
यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू को एंटर करवाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट एफ एंटर एनी फ्लोट वैल्यू, और ये आपको शो मिलेगा कंसोल स्क्रीन में। अब जैसे ही हम फ्लोट लिखते हैं तो ए को भी एक मेमोरी मिल जाती है 4 बाइट की और बी को भी। अब जो इनका एड्रेस होता है ए और बी का, वो स्कैनफ में क्या होगा कि %d लिखना है और f लिखना है, यानी कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को हमें कीबोर्ड से स्कैन करवाना है। तो यहाँ पर a में स्कैन करवाना है हमें, तो m% लगा के a लिख देंगे। तो जो भी पॉइंट वाली वैल्यू होगी, जैसे कि यूजर ने समझ लीजिए कि 4.5 एंटर करा अपने कीबोर्ड से, वो जाके a की मेमोरी में a के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो a को एलोकेट हो रखी होगी। जो इस स्टेटमेंट से a को एलोकेट हुई थी वैल्यू, a को एलोकेट हुआ था स्पेस मेमोरी, तो वहां जाके 4.5 स्टोर हो जाएगा। फिर जो स्कैनफ में जो लिखा हुआ है %f, इसका मतलब है कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू है, स्कैनफ फंक्शन को बताया जा रहा है कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू एंटर करेगा। तो यहाँ पर m% लगाया तो a के आगे, तो इसका मतलब ये है कि एड्रेस दर्शाएगा a का, जहां पर a को मेमोरी मिली है, फ्लोट यानी 4 बाइट की मेमोरी मिली है, तो इसका एड्रेस दर्शाएगा। ये एड्रेस दर्शाने से क्या होगा, जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करोगे 4.5 या और कोई भी वैल्यू पॉइंट वाली, तो क्या होगा, वो जाके a में सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जो लॉजिक लगा है b = a / 2, a में कितनी वैल्यू है 4.5, वो डिवाइड होके आपको 2.25 ये जाके b में स्टोर हो जाएगी। और जो b में स्टोर हुआ है इसे हमें स्क्रीन में प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट कैसे करवाना है, प्रिंट एफ लिख के डबल कोड लगा के %f, यानी कि प्रिंट एफ को बताना पड़ेगा कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है स्क्रीन में। तो यहाँ पर हमने बता दिया, फिर उसके बाद कॉमा लगा के b को लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर ही रिजल्ट सेव हुआ था 2.25, ये आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। और लास्ट में गेट ch से प्रोग्राम क्लोज, यानी कि गेट ch से कंसोल स्क्रीन को होल्ड किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को कैसे एंटर और कैसे शो करवाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, वर्डमेन से फंक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद 4 लिख के a लिख दिया, अब सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि कंपाइलर को ये स्टेटमेंट बताती है 4 लिख के कि a के अंदर कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आएगी। और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो ये क्या करेगा, a के अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आएगी। और कैरेक्टर टाइप कितने बाइट का होता है, 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट का स्पेस a को एलोकेट हो जाएगा इस स्टेटमेंट, जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं 4a और सेमीकोलन। तो इसके बाद हम प्रिंट एफ करवाते हैं स्क्रीन में, कंसोल स्क्रीन में एंटर एनी 1 कैरेक्टर, तो ये स्क्रीन में लिखा आएगा यूजर के लिए। और फिर कैनफ से ब्रैकेट डबल कोट और %c लगा के फिर डबल कोट कोमा, यानी कि %c से बताना पड़ता है स्कैनफ फंक्शन को कि ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू यूजर एंटर करेगा। m% लगा के a लिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जहां पर a को 1 बाइट मिला है मेमोरी में, उसका एड्रेस मिल जाएगा m% लगाते ही। और जब भी आप समझ लीजिए कि आपने b एंटर करा अपने कीबोर्ड से, तो वो b स्कैन होके सीधा a में सेव हो जाएगा b कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस था उस मेमोरी लोकेशन का m% के द्वारा, इसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। फिर उसके बाद प्रिंट एफ करके हमने a को ही प्रिंट करवा लिया। a के अंदर कितनी वैल्यू आई थी, b कैरेक्टर आया था, तो b आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। गेट ch और क्लोज, अब इसे आप एग्जीक्यूट कराएंगे और इस तरीके से करेंगे तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी a वेरिएबल या और कोई वेरिएबल आपने यहाँ पर डिक्लेयर करा होगा तो उसमें सेव हो जाएगा।